दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों यूपी ट्रिपल सी परीक्षा के रिगार्डिंग हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ग्रामीण विकास। जी हां, अपने आप में बड़ा ही डिफिकल्ट चैप्टर है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेखपाल की परीक्षा में यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग कितना प्रश्न पूछा जाता है तो मैं बता दूं कि आपके पेपर का 25% हिस्सा अकेले किसका है, ये ग्रामीण विकास का है। तो आप लोगों की तरफ से बराबर मैसेज आ रहा था कि सर प्लीज जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए ग्रामीण विकास को। तो चलिए आज मैं आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूं ग्रामीण विकास का और डिटेल से एक बार चर्चा करते हैं। ठीक है, तैयार हो गए ना? जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। सुधाकर वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, जल्दी से आ जाइए सब लोग क्लास पे। मैंने बताया था आपसे कि 4 बजे डेली क्लास रहेगी। ठीक है, तो 4 बजे की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया वो जल्दी से डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसके बिना आपकी तैयारी अधूरी है। दोस्तों ऐसे बच्चे जिन्हें कोचिंग नहीं मिल पा रही है या जिनके पास पैसे नहीं पढ़ने के लिए या जिनके पास अभाव है, उनके लिए शायद ये एप्लीकेशन बहुत मददगार साबित हो सकता है। कहने की बात नहीं, यहाँ पर 4000 से अधिक वीडियो क्लासेस शेड्यूल किए गए, जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। 2.5 लाख से ज्यादा क्वेश्चन बैंक है जो कि डेली अपडेट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे जो कुछ भी आज आप पढ़ने जा रहे हो ये आपके एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और वहां से जाकर आप इसका टेस्ट दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। बाकी चैप्टर वाइज टेस्ट है, फ्री मॉक टेस्ट पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, करंट अफेयर है, बहुत कुछ है वहां पर, तो आप जाकर उसे देखिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। फटाफट उत्तर देना शुरू करिए सब लोग। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि भारत में रजत क्रांति यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन ये किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए उत्तर। सिल्वर रिवॉल्यूशन ये किससे संबंधित है? ध्यान से सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। भारत में रजत क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? जल्दी से बता दीजिए। आप सभी के मैसेज आने शुरू हो गए आराम से। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए, करा चांदी का उत्खनन, अंडा और चिकन उत्पादन, कपास का उत्पादन या फिर स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण। तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न पूछा गया था चकबंदी लेखपाल में और 2015 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि क्या पूछा प्रश्न में कि रजत क्रांति का संबंध किससे? रजत का तात्पर्य होता है दोस्तों अंडे से। याद रखेगा, रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडे से। ठीक है, एक चीज और याद रखेगा, यहां पर ऐसे चिकन जरूर दे दिया, ऑप्शन तो आपका यही वाला सही है, लेकिन अगर अलग से कभी भी दे दे मांस उत्पादन ना, मतलब मांस की बात कर दे अगर अलग से कहीं पर, तो याद रखेगा इसे लाल क्रांति कहा जाता है। ठीक है, मांस का रंग कैसा? लाल। ठीक है, तो लाल क्रांति भी बोलते हैं। लाल क्रांति दोस्तों एक चीज को और बोला जाता है, टमाटर उत्पादन को भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। और कपास उत्पादन को श्वेत क्रांति कहा जाता है, सफेद क्रांति। ठीक है, अच्छा सुनिए, सफेद क्रांति नहीं, इसको श्वेत सोना कहा जाता है, सफेद सोना। श्वेत क्रांति किसे कहा जाता है? तो दुग्ध उत्पादन को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं श्वेत क्रांति का तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। क्या? दुग्ध उत्पादन। चलो एक अच्छा प्रश्न मैं आपसे करता हूं, ये बता दो भारतीय दूध दिवस कब मनाया जाता है या राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में बताओ, जल्दी से बताओ, समय नहीं आपके पास। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? सोच समझकर उत्तर देना। राष्ट्रीय दूध दिवस नहीं याद आ रहा ना? चलो सुन लो, राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है जिस दिन हमारे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। भाई अब तो बता दो किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है हमारे यहां पर? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करो, मैं वेट कर रहा हूं आप सभी के कमेंट का। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो हरिंद्र जी का उत्तर आ गया 26 नवंबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। अब आगे से याद रखना कि 26 नवंबर को ही दूध दिवस भी मनाया जाता है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन सा देश करता है? भारत करता है। कौन सा? भारत, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो और भी मजा आने वाला। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अंडा और चिकन उत्पाद। ठीक है, एक चीज और बताओ, हरित क्रांति किसे कहा जाता है? हरित क्रांति तो देखिए कृषि के क्षेत्रों में जो काम हुआ, जैसे गेहूं और धान की खेती बढ़ पाई उसकी वजह से, वो हरित क्रांति था। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन आप इसे कर सकते हो। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। श्वेत क्रांति अभी भी आपको बताया किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। नीली क्रांति क्या है भैया? नीली क्रांति दोस्तों मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे है? मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति, गुलाबी लाल वाला देखिए मांस उत्पादन से था और टमाटर उत्पादन से था। और गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति
क्रांति झींगा, झींगा मछली जानते हैं ना, मछली उत्पादन झींगा मछली। और इसको देखिए मांस या टमाटर। और स्वर्ण क्रांति ये बागवानी से संबंधित है, ठीक है। ये सभी तथ्य आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है जो चकबंदी लेखपाल में पूछा गया 8/12/2015 को। केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? किस पौधे की बात कर रहा है? केसर। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में केसर को जीआई टैग भी दिया गया है। क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया। किस राज्य में दिया गया दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में होता है केसर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में होता है केसर, तो याद रखेगा इसे जीआई टैग भी दिया गया है, याद रहेगा ना। और इसका कौन सा भाग खाया जाता है? जैसे अगर हम बात करते हैं दोस्तों लौंग की, ठीक है, तो लौंग का जो कली होता है ना वो खाया जाता है। और आप लौंग को देखेंगे उठा के तो कली के जैसा लगेगा भी, ठीक है। वैसे ही आपको बताना है कि केसर का कौन सा हिस्सा। देखिए जो लोग भी डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं मैं नहीं मानूंगा। अगर आप कह रहे हैं कि 2 का डी है तो लिखिए 2D, ताकि मुझे समझ में आए कि आप दूसरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर बच्चों का सही है 2D, आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वर्तिकाग्र बोलते हैं केसर जो होता है दोस्तों, ये पुष्प के वर्तिकाग्र वाला हिस्सा होता है जो बाहर निकला होता है पंखुड़ी के ऊपर से, वो होता है वर्तिकाग्र। अरे मैं आपको दिखाऊं, देखिए ऐसे बनता है, ठीक है। देखिए ये होता है, ठीक है, ये वर्तिकाग्र होता है, ठीक है, और यही होता है केसर, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलिए। कह रहा महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ? यह भी चकबंदी लेखपाल में प्रश्न आया 2015 में। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? जल्दी से बताइए, समय आपके पास नहीं, वीडियो को शेयर करते चलिए, जल्दी से वीडियो को शेयर करिए। देखिए मैंने आपसे पहले कहा था, आप मेरा कहना मानो, मैं आपका हर कहना मानने को तैयार हूं, ठीक है। जल्दी से बताइए, ठीक है। चुड़ैल की मौसी, गजब गजब नाम है मतलब आया है वो लिख करके सामने कमेंट में, ठीक है। अभी अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से। महाजनी प्रथा 3 का बी उत्तर आ रहा है, उपनिषद, ठीक है। चलो किसी भाई बंधु ने उत्तर बताया तो सही, कम, ठीक है, बाकी लोगों की तरह शांत तो नहीं है, ठीक है। 3 का ए, कुछ लोग बोल रहे हैं ए, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, ये भी उत्तर आ गया। चलिए अब हम बता देते हैं आपको, महाजनी प्रथा दोस्तों की बात करते हैं तो इस प्रथा का उल्लेख किसमें हुआ है? ये हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख हुआ है। इसको तैयार किसने किया है? तो आपने नाम सुना होगा दोस्तों, ऋषि याज्ञवल्क्य का। किसका? याज्ञवल्क्य का, ठीक है, याद रखेगा, इन्होंने इसे तैयार किया है। महाजनी प्रथा, इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में हुआ। शतपथ ब्राह्मण आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? बताइए, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? एक प्रकार से देखा जाए तो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आपको कवर कराया जा रहा है, ठीक है। ये भी देखिए 2015 वाले पेपर में प्रश्न आया, जल्दी से बताइए। सब परीक्षा में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा हो रहा है। ललित किसका प्रकार है? आम का, संतरा का, पपीता का या अमरूद का? आम, संतरा, पपीता या अमरूद? आम, संतरा, पपीता या अमरूद? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमरूद। क्या हो जाएगा? अमरूद, ठीक है। ललित जो प्रजाति है दोस्तों ये अमरूद की प्रजाति है, ठीक है। ललित किसका है? अमरूद का। अच्छा कुछ और अच्छी बातें मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपको आम लग रहा है तो आम नहीं दोस्तों, आम में और सारी वैरायटियां हैं। आपने लंगड़ा आम सुना होगा। लंगड़ा आम कहां का भाई? लंगड़ा आम, दशहरी आम, चौसा आम, ठीक है, और क्या बोलते हैं आम्रपाली, ठीक है, सिंधुश्री, ये सब बहुत अजीब अजीब नाम है। इसमें भी इसका भी बहुत सारा वैरायटी है। अमरूद के आज मैं कुछ ऐसे वैरायटी बताने वाला हूं जो बीज रहित होते हैं। बीज रहित अमरूद की वैरायटी, क्या आपको पता है? बीज रहित होते हैं, उनके अंदर बीज नहीं होता है। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, सहारनपुर, नागपुर और बेहात कोकोनट, ये अमरूद के बीज रहित वाले अमरूद हैं, ठीक है। उसके अलावा इलाहाबादी सफेदा और लखनऊ 49 ये भी अमरूद की किस्में हैं। और जो ललित जिसकी चर्चा कर रहा है वो भी क्या है? अमरूद की एक वैरायटी का नाम है। तो इसे आप याद रखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? ये जो धान होता है उसमें भूसी का परसेंटेज कितना होता है? ये भी आपके 2015 वाले पेपर में प्रश्न पूछा गया था। तो जल्दी से आप सभी इसका उत्तर दीजिए, वीडियो को शेयर करते रहें ताकि अच्छा लगे, ठीक है। धान में भूसी का प्रतिशत, धान में भूसी का प्रतिशत कितना होता है? जल्दी से बताइए, धान में भूसी का प्रतिशत। आप लोगों की तरफ से बड़ा लेट रिप्लाई आ रहा है, बहुत लेट, ठीक है। विनीता शंक्या जी बोल रहे हैं सिंधु, हाँ यह आम की वैरायटी का नाम है, ठीक है।
सर यूपीएसआई का कॉन्सेप्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यूपीएसआई की क्लासेस भी आएंगी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, ज्यादा नहीं, 3 से 4 दिन के अंदर में स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। 10% जिन्होंने भी उत्तर दिया गलत उत्तर है, 10% नहीं, ज्यादातर लोग डी बता रहे हैं, डी भी गलत उत्तर है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 20%। क्या हो जाएगा? 20%। कितना होता है? धान में भूसी की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 20% होती है, ठीक है। अच्छा, भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत में सबसे ज्यादा जो बोया जाता हो, क्या बोया जाता हो? धान ही बोया जाता है। अच्छा चलो एक प्रश्न और करता हूं, अच्छा क्वेश्चन। हालांकि भारत में की बात करें तो भारत में जो मिट्टी है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर अगर मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़, जिस पर गेहूं और धान दोनों की खेती की जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं इस पे, देखिए गेहूं और धान की खेती होती है, लेकिन 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 क्या? सवाल सुनिए, धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? भारत में धान वैसे ज्यादातर जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र में बोए जाते हैं, लेकिन अगर सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी की बात करें कि सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो क्या बताएंगे? याद रखेगा, कौन सी मिट्टी? दोमट। कौन सी करिएगा? दोमट मिट्टी हो जाएगा। देखिए मिस्टेक मत करिएगा, आप गलती कहां करते हैं मैं वो बता रहा हूं। जैसे जनरली भारत में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल पर? अगर क्षेत्रफल की बात आ जाए तो याद रखेगा लगभग 43% क्षेत्रफल पर क्या है? कैसी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। उस जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? गेहूं और धान का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। गेहूं और धान का उत्पादन। एक चीज और याद रखेगा, अगर हम बात कर दें गेहूं की, अगर हम बात कर दें गेहूं की, तो गेहूं याद रखेगा रबी की फसल है, और धान जो दोस्तों ये किसकी है? ये खरीफ की फसल है, ठीक है। तो दोनों को अल्टरनेट बोया जाता है। जैसे किसान क्या करता है, एक बार गेहूं लगा लिया, फिर अगली बार धान लगा लिया, फिर से गेहूं लगा लिया, फिर से धान लगा लिया, ऐसे करके चलता रहता है। समझ में आ गया ना साइकिल? तो आप क्वेश्चन को याद रखिए कि यार दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सर्वाधिक उपयुक्त में कौन सा आ जाएगा? दोमट वाला आ जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक उपयुक्त में दोमट वाला आ जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छा होता है उसके लिए दोमट होता है, बट वो जलोढ़ में भी पैदा होता है, ठीक है। और गोल्डन धान की जो बात कर रहा है, गोल्डन धान, गोल्डन राइस, ये थोड़ा सा महंगा मिलता है। गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए। अब विटामिन ए की बात आ गई तो थोड़ा सा और पोस्टमार्टम कर दिया जाता है इसे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। याद रखेगा, रेटिनॉल ये किससे संबंधित जो है बीमारियों को दूर करता है? खास करके आंख से संबंधित। कहा जाता है विटामिन ए की कमी से व्यक्ति को रतौंधी नामक रोग हो जाता है, और रतौंधी रोग में क्या होता है? व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और उसके लिए उसे विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। तो जिसे भी विटामिन ए चाहिए उसे गोल्डन राइस लेना चाहिए। समझ में आया ना? पूरी अच्छी सी कहानी समझ में आ गई, ठीक है। प्रिया जी का मैसेज आ रहा है, सर करंट अफेयर की क्लास कब लेंगे? सच बताऊं सिस्टर मेरी, मुझे बहुत लेने का मन कर रहा है, कुछ चीजों से मैं बंधा हुआ हूं, इसीलिए नहीं ले पा रहा हूं। आपके लिए मैं वो बहुत अच्छी किताब लिख रहा हूं यूपी ट्रिपल एससी के लिए, एक ऐसी किताब, एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो आज तक मार्केट में नहीं आई है, और वो भी किताब थोड़ी बहुत नहीं, कम से कम 1000 पन्नों की किताब है, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर कवर किए जा रहे हैं, लगभग 60 प्रश्न पत्र को कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा सीक्रेट था, लेकिन मेरे पेट में पच नहीं पाता है। सर पुलिस एग्जाम के लिए भी कुछ कराएं? बिल्कुल कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण की दर होती है, ठीक है। यह भी 2015 में पूछा गया प्रश्न, चकबंदी लेखपाल में करा। जो चावल का एक वर्ड यहां पर पकड़िएगा, उन्नत बीज, ठीक है। अब देखिए यहां पर मतलब क्या है। देखिए बीज जो होते हैं दोस्तों ये कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। बीज जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण बीज। क्या होता है? साधारण बीज। एक होता है उन्नत बीज, ठीक है। साधारण बीज और उन्नत बीज दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है दोस्तों? अगर साधारण बीज का इस्तेमाल करेंगे तो लगभग जो है मान लीजिए 30 किलो के आसपास आपको जरूरत पड़ेगी चावल की, लेकिन अगर उन्नत बीज कर रहे हैं तो उसके आधे का अंतर पड़ जाता है, ठीक है। तो 15 किलो में भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये आप एक बार थोड़ा सा आप सेंस बनाकर याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए पूछा है कि प्रति हेक्टेयर, एक चीज और याद रखेगा, प्रति हेक्टेयर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रति हेक्टेयर अगर कहीं वर्ड लगा दे कि जैसे एक प्रश्न पूछ दे परीक्षा में आपसे कि चावल की सर्वाधिक खेती कहां पर होती है? उत्तर प्रदेश मत बोलेगा, उत्तर प्रदेश में गेहूं होता है, धान की खेती नहीं होती है, ठीक है। धान की खेती सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होती है, लेकिन प्रति हेक्टेयर धान के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? पंजाब का है। गेहूं की सबसे ज्यादा खेती उत्तर प्रदेश में होती है,
ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात कर लिया जाए, ठीक है, तो वो कहां पर होता है, वो पंजाब में होता है। गेहूं और चावल दोनों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में चावल का पंजाब का पहला स्थान है, याद रहेगा ना, तो वो याद रखेगा। और उन्नत बीज के लिए कितना, तो 15 किलो में भी काम चल जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समझ में आया ना? चलो चलो चलो, बहुत अच्छी बात। ठीक है, इंग्लिश की हिंदी की क्लास आप ही लिया करो। पीयूष जी मैं बताऊं, अखिलेश सर बहुत प्यारे और बहुत अच्छे टीचर हैं, आप उनसे पढ़ के देखिए, मतलब बहुत शानदार टीचर हैं आपके लिए। अगर मैं किसी व्यक्ति को इस प्लेटफॉर्म तक लेके आता हूं तो समझिए कि वह व्यक्ति काबिल है तभी यहां पर है, ठीक है, अन्यथा जो है वो यहां पर ना होते। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। तो यहां पर याद रखेगा दोस्तों, 15 किलो आपका हो जाएगा, और जनरली बात करते तो 23 से 30 किलो के आसपास होता। अगला प्रश्न देखिए, यह भी 2015 में प्रश्न आया। अच्छा, आप लोग कहेंगे सर बार बार ये 2015 में ही प्रश्न आ रहा है। दोस्तों एक बात बताऊं, अगर चकबंदी लेखपाल के परीक्षा की बात की जाए तो पहले 2008 में परीक्षा हुआ था, फिर कई सेट में होता परीक्षा, उसके बाद 2015 में हुआ। 15 के बाद से भी परीक्षा का कोई पता ही नहीं है। ठीक है, इस वजह से आपके पास ज्यादातर जो प्रश्न मिल रहे हैं वो 2015 लिखे हुए मिल रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। कह रहा है कि जो जमीन है ना, कोई ऐसा जगह है जहां पर जमीन अम्लीय है। क्या है, अम्ली। ठीक है, अब आप पढ़े होंगे साइंस में कि अम्ली का मतलब क्या होता है, दो चीजें होती है, या तो चीजें अम्ली हो सकती हैं या क्षारीय हो सकती हैं। तो अम्ली में क्या होता है, यहां पर जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 या 7 से कम होता है। ठीक है, और क्षारीय कब माना जाता है दोस्तों, क्षारीय कब माना जाता है, जब पीएच मान 7 से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। 7 से कम वाले को क्या बोला जाता है, अम्ली। 7 से ज्यादा वाले को क्षारीय। अगर 7 हो गया तब उसे क्या बोला जाता है, उदासीन। ठीक है, वो एकदम मतलब 0 पे आ जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। ठीक है, तो यहां पर बोला अम्ली, यानी धरती ऐसी है जिसका पीएच मान 7 से कम है। और अगर 7 से कम पीएच मान है तो एक बात याद रखेगा, सिंपल सी बात, गांठ बांध लीजिए, जहां पर पीएच मान कम होता है वहां पर सब्जियों की खेती होती है। किसकी खेती होती है, खाद्यान्न नहीं, सब्जियों की खेती होती है। किसकी, सब्जियों की। ठीक है, या फिर आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब देखिए यहां पर दिया खीरा, फली या तरबूज। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर तरबूज आपका सही उत्तर होगा, तरबूज। ठीक है, तरबूज जो है वहां पर अम्लीय धरती पर उगाया जा सकता है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए पीयूष जी का उत्तर भी आ गया। ठीक है, कि तरबूज है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, कुछ लोग तरबूजे भेज भी रहे हैं कमेंट में। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार, चलिए अच्छी बात रही। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा, बलुई मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त होता है और इसमें सबसे ज्यादा फल और सब्जियों को उगाया जाता है अम्लीय मिट्टी में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर किससे की जाती है। गेहूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की आपसे कि किसान एक बार गेहूं लगाता है क्योंकि गेहूं रबी का फसल है, और फिर उसके बाद धान की खेती करता है क्योंकि धान जो है वो खरीफ की फसल है। तो एक बार गेहूं एक बार धान। तो जो शिफ्टिंग होती है वो किसके साथ होती है, यहां प्रश्न पूछा है गेहूं, तो गेहूं की शिफ्टिंग किसके साथ होती है, याद रखेगा गेहूं की शिफ्टिंग धान के साथ होती है। ठीक है, यहां जो कपास दे रहा दोस्तों, कपास के लिए काली मिट्टी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पूरे भारत में काली मिट्टी अवेलेबल नहीं है, काली मिट्टी कुछ लिमिटेड जगह पर है, जैसे कर्नाटक में है, जैसे महाराष्ट्र में है, जैसे गुजरात में है। ठीक है, तो याद रखेगा जहां जहां पर काली मिट्टी है वहीं वहीं पर ये कपास की खेती होती है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। जो ईख की बात कर रहा है दोस्तों, ईख जो है, ईख यानी गन्ना, गन्ना जो है दोस्तों ये उत्तर भारत में खास करके उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी व्यापारिक फसल है। व्यापारिक फसल माने क्या होता है, व्यापारिक फसल को नगदी फसल भी कहा जाता है। नगदी फसल माने अरे जिसका उत्पादन ही बेचने के लिए किया जाए। एक बात बताओ, अगर आप मान लो कपास की खेती करते हो, क्या करते हो, कपास की खेती, क्या करोगे, कपास खाओगे, खाओगे, कपास नहीं खाओगे ना। कपास की खेती आपने इसलिए किया कि आपको बोना है और फिर उसको ले जाकर बेच देना है, खाना उद्देश्य नहीं। लेकिन अगर आप गेहूं, चावल, सरसों की खेती करते हो तो उसे आप स्टोर करके रखते हो खुद अपने लिए भी। इसी तरह से जो आपका क्या हो जाएगा, कपास हो गया, आपका जो है क्या हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गया, या फिर आपका अभी ईख हो गया, गन्ना हो गया, ये सभी क्या कहलाता है, ये सभी व्यापारिक फसल कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, इन्हें नगदी फसल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कितने प्रतिशत में ग्रामीण परिवार की रसोई में, कितने प्रतिशत, यहां हटा दीजिएगा, मैं गलत हो गया, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? हालांकि देखिए, अच्छा यहां पे तो ये बात आ गया। अभी एक करंट अफेयर का आपको प्रश्न बता दे रहा हूं मैं, वह राज्य कौन सा है जो मतलब सिलेंडर जो होते हैं ना, सिलेंडर, ठीक है, एलपीजी कनेक्शन की बात कर ले रहे हैं, ठीक है, एलपीजी को 100% लोगों तक पहुंचा चुका है, ठीक है। तो अभी घोषणा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश ने ऐसा किया है। किसने किया है? हिमाचल ने ऐसा किया, ठीक है। तो काफी अच्छा रहा है। लेकिन यहां पर देखिए 2015 में प्रश्न आया कि लकड़ी, गोबर आदि पर खाना कितने प्रतिशत लोग जो पकाते हैं, तो याद रखिए इसका उत्तर ज्यादातर लोग गलत करके आते हैं। लोगों को लगा कि यार 80-85 बहुत ज्यादा है, तो 71 या 75 उत्तर होगा, और यहां पर 75 ज्यादातर लोगों ने सही कर दिया था, जैसा कि लोग यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, शेयर तो करना ही चाहिए आप सभी को। तो एक बार वीडियो को शेयर करें। देखिए आप लोग मन लगा के अगर पढ़ेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं जो है और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैटर लेकर आऊंगा, ठीक है। तो और एक बार शेयर कर दीजिए मस्त होकर के। लेकिन यहां पर याद रखिए ज्यादातर लोगों ने उत्तर जरूर किया था, बट अगर मैं सही उत्तर की चर्चा करूं दोस्तों, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 80 भी नहीं, 85%, जो आपकी कल्पना से परे है। 85% लोग आज भी क्या करते हैं? लकड़ी, गोबर आदि पर खाना बनाते हैं, जो ग्रामीण परिवार में रहते हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है, 85%, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, काफी अच्छा आंकड़ा है। जाबो जो है दोस्तों, ये ग्रामीण खेती करने का एक तरीका है। यह तरीका कहां पर प्रसिद्ध है? जाबो जो खेती करने का तरीका है, यह कहां पर प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए। जाबो, अभी दोस्तों जल्दी आप पढ़ते हो, आप झूम खेती का नाम पढ़ते हो, ठीक है। एक खेती होती है झूम खेती। झूम खेती में क्या होता है दोस्तों? झूम खेती में क्या होता है कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में खेती की जाती है। कहां पर? ये पहाड़ी क्षेत्रों में खेती की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में। वहां लोग क्या करते हैं कि पहाड़ों पर जो वन होते हैं ना, ठीक है, उसे काट देते हैं, काट के जला देते हैं, और जलाने के बाद जब भूमि समतल हो जाती है तो वहां पर खेती करते हैं। फिर जब मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, उस स्थान को छोड़ करके दूसरे वृक्षों को काट देते हैं, वन को जला देते हैं। ऐसे में बहुत हानि होता है। क्या हानि होता है? एक तो पेड़ पौधे कटते हैं, तो उससे क्या होगा? आप जान रहे हैं कि पर्यावरण जो है वो असंतुलित हो जाएगा। ये जो प्रकृति का बैलेंस है वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो झूम खेती होती है। उसी प्रकार से जाबो एक खेती होती है। ये ग्रामीण खेती करने का तरीका है। ये खास करके नागालैंड में होता है। नागालैंड ये पूर्वोत्तर का राज्य है, जिसकी राजधानी कोहिमा है, ठीक है। क्या है? कोहिमा। नागालैंड भारत का एक ऐसा भी राज्य है जहां की राज्य की भाषा अंग्रेजी है। बचपन से छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश में बात करते हैं। क्यों? वहां की आम बोलचाल की भाषा ही क्या है? इंग्लिश है, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक फैक्ट और है, वह कौन सा राज्य है जहां के लोग कुत्ते खाते हैं, ठीक है। तो जनरल छोटी किताबें आती है, उसमें मैंने पढ़ा था जब छोटा था, तो अक्सर करके बोलता था नागालैंड, याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। और वहां पर खास करके एक जनजाति है दोस्तों, अंगांगी जनजाति, ठीक है। हो सकता हो आपसे परीक्षा में पूछ ही दे, अंगांगी जनजाति कहां निवास करती है? क्या बताएंगे? नागालैंड में निवास करती, ठीक है। अंगांगी जनजाति, जिनके द्वारा यह किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? दोस्तों एक किसान चैनल, जैसे डीडी नेशनल आता है, और पहले डीडी नेशनल आता था, मेट्रो आता था, वैसे किसान चैनल की शुरुआत किया गया। ये स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और ये कब किया गया, ठीक है। तो दोस्तों मोदी जी का जो प्रथम कार्यकाल शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था 2014 में, और प्रधानमंत्री के बनने के बाद 2015 में 26 मई 2015 को उन्होंने शुरुआत किया है। कब? 26 मई को यह शुरुआत किया है, ठीक है। तो याद रखेगा, किसान चैनल का शुरुआत 26 मई 2015 को किया गया, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ इसके बारे में देख लीजिए। ये डीडी किसान चैनल में होगा क्या? अरे किसानों को खेती के बारे में बताया जाएगा, उन्नत बीजों के बारे में, खाद के बारे में। और अब तो जो है गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हर जिला में स्वास्थ्य मृदा कार्ड भी बनाया जा रहा है, ताकि आप अपने खेत की मिट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके कि आपकी मिट्टी में किस तरह के उर्वरक पदार्थों की कमी है, ताकि उपजाऊपन बना रहे, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिले, ठीक है। तो याद रखेगा इसको। आगे बढ़ते हैं। कह रहा भारत की कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? भारत में कुल सिंचित क्षेत्र, ठीक है, जिसकी सिंचाई की जाती है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? हालांकि इस तरह का प्रश्न गलत है। गलत क्यों है? इसको बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? कि ट्यूबवेल से सिंचित क्षेत्र, या नहरों से सिंचित क्षेत्र, या कुआं से सिंचित, भाई तब न बताते, कोई व्यक्ति बताता। जैसे अगर मान लीजिए यहां बात हो रही ट्यूबवेल की, तो ट्यूबवेल से कुल सिंचित क्षेत्र, ठीक है। और ऐसे करेंगे तो ऐसे तो आंकड़ा चला जाएगा, जो लोग होंगे वो 60% करेंगे, बट 60% यहां का आंकड़ा सही नहीं होगा, ठीक है। 45 पे आएगा मामला। देखते हैं एक बार 55 पे,
पे, ठीक है। कुल सिंचित क्षेत्र कितना है 55, ठीक है। चलिए इसको भी याद कर लीजिए। और वहीं अगर अलग से बात करें कुआं या नलकूप से सिंचित क्षेत्रों की बात करें तो क्या बताएंगे दोस्तों, याद रखेगा 40, ये भी क्या हो जाएगा, यही मतलब टोटल में यही ले लिया है। इसके बाद क्या है, नहरों के द्वारा 31%, तालाब के द्वारा 6% और अन्य स्रोतों से भी लगभग 6%, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। और सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो ये है कि सरकार देखिए दो तरह की परियोजनाएं चलाती है, या तो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं या तो बहुत सारी नदियों पर छोटी छोटी परियोजनाएं भी बनी हैं। बड़ी परियोजनाओं से जो सिंचाई को फायदा मिलता है, खेती को फायदा जो मिलता है, सिंचाई के कार्य जो होते हैं वो 37% है, और छोटी परियोजनाओं से ज्यादा फायदा मिलता है। 37 के बाद उल्टा कर दीजिए तो 63% है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, एक आंकड़ा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, आंकड़ों से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहें, वीडियो को एक बार और मन लगा के शेयर कर दें ताकि ज्यादा लोग कनेक्ट हो पाए, ठीक है। आगे देखिए, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है। धरातल की माप, देखिए क्या होता है कि जमीन की माप करने के लिए पहले बहुत सारे नियम कानून चलते थे। यहां पर जो नियम दे रहे हैं उसमें आपको बताना कौन सा सही नहीं है, इसीलिए देखिए मैंने यहां पर नहीं को हाईलाइट कर लिया, ठीक है। लिख रहा 20 कंचवासी बराबर 1 विश्वांसी, ठीक है। देखिए 20 कंचवांसी बराबर 1 विश्वांसी और 20 विश्वांसी बराबर 10 बिस्वा और 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा और 1 बीघा बराबर इतना। तो देखिए सही क्या है, आपको सही वाली जानकारी पहले मैं बता दूं अपने मन से। देखिए अगर मैं सही की बात करूं तो दोस्तों याद रखिए 55 × 55 वर्ग गज जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये रियल है, यह 1 बीघे के बराबर होता है। कितना होता है, ये 1 बीघे के बराबर होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यह भी कहा जाता है, हम लोगों क्या बिस्वा कहा जाता है, 20 बिस्वा बराबर भी क्या होता है, 1 बीघा होता है। जिसके पास 20 बिस्वे की जमीन है उसको कहा जाता है 1 बीघा, ठीक है। 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा। बात आता है कि 1 बिस्वा बराबर कितना होता है, ठीक है, 1 बिस्वा। तो याद रखेगा 1 बिस्वा की जो बात कर रहा है दोस्तों, 1 बिस्वा जो होता है विश्वांसी वो 20 कंचवांसी के बराबर होता है। विश्वांसी जो होता है ये कंचवांसी के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर ये वाला भी सही हो जाएगा, ये वाला भी सही हो जाएगा और ये भी। ये वाला दोस्तों गलत हो जाएगा, क्यों, लिखा है 20 विश्वांसी बराबर 10 बिस्वा, ये गलत है। यहां कंचवांसी होना चाहिए, विश्वांसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर थोड़ा सा गलत दिया है। हम आपको आम बोलचाल की भाषा में बता दें, आपके यहां क्या होता होगा, छोटे से बता दे रहा हूं, देखिए, ठीक है। सबसे छोटा होता है कड़ी होती है, क्या होती है, कड़ी, ठीक है, कड़ी, ठीक है। चेन होता है एक एक बित्ते का, तो उससे नापा जाता है, ठीक है। तो उससे 20 चेन लिया जाता है, ठीक है। अलग अलग जगहों पर देखिए अलग अलग भी है। तो यहां से जब इसे लेके चलते हैं तो ये याद रखेगा। इसके बाद बनता है दोस्तों सबसे छोटे में यही शुरुआत होगा, कड़ी के बाद देखिए, कड़ी के बाद कहीं कहीं पर लट्ठा भी होता है, लट्ठा, ठीक है। लट्ठे के बाद दोस्तों याद रखेगा बिस्वा होता है, क्या होता है, बिस्वा, क्या होता है, बिस्वा। बिस्वे के बाद क्या होता है, बीघा, क्या होता है, बीघा, बीघा में बड़ी लगा लीजिएगा, बीघा, ठीक है। बिस्वे में बीघा, बीघा के बाद क्या होता है, एकड़, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इसका आगे मैं आपको डायरेक्शन भी समझाऊंगा जब आपको पढ़ाया जाएगा चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखिए कह रहा कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य, कुल खेती क्षेत्र, जैसे आपसे कहा जाए कुल। अच्छा एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में खूब आता है, लोग जम के गलती करते हैं। प्रश्न क्या पूछता है परीक्षा में, मिश्रित खेती किसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए जो मुझे याद आ जा रहा है मैं आपको बता दे रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि परीक्षा में इस तरह के जब प्रश्न आए तो आप डरिए मत उनसे, आप जम करके सामना करिए। मिश्रित खेती किसे कहा जाता है, ऐसे 4 ऑप्शन बना के देता है, लिखता है कि अलग अलग टाइप देता है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, बच्चे समझते हैं कि 2 फसलों को अगर एक साथ खेत में बो दिया जाए तो उसे मिश्रित खेती कहा जाएगा। मतलब ऐसा उनके मन में विचार आता है कि 2 फसल एक साथ, जैसे गेहूं के साथ सरसों भी बो दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो गया, मिश्रित खेती हो गया। ऐसा उनके मन में विचार आता है, गलत है। याद रखेगा मिश्रित खेती में हमेशा क्या होता है, जब कभी खेती के साथ साथ क्या किया जाए, पशुपालन का कार्य किया जाए, तब इसे क्या कहा जाता है, तब इसे नाम दिया जाता है मिश्रित खेती का। याद रखेंगे ना, ये आप लोग बहुत गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको याद दिला दे रहा हूं ताकि 1 नंबर आपसे जाने ना पाए। सर वीडियो का प्लेलिस्ट मिलेगा, आपके इस वीडियो का
इस वीडियो का प्लेलिस्ट दोस्तों बना होगा यूपी ट्रिपल एससी के नाम से, ठीक है, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी के रिगार्डिंग जितनी भी क्लासेज हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में आ जाइए, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, वहां पर ये वाली कैटेगरी आप ढूंढिएगा, इसके अंदर आपको टोटल मिल जाएगा, ठीक है। इसका नाम ऐसे लिखा होगा यूपी ट्रिपल एससी पेट लिखा होगा, ठीक है, क्यों आगे आपकी परीक्षा पेट कराएगी इसलिए पेट भी लिखा होगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुल खेती बराबर क्या होता है? लिख रहा सकल खेती नहीं, शुद्ध खेती नहीं, हम जो है नेशनल इनकम थोड़े ज्ञात कर रहे हैं। वर्ष में शुद्ध खेती में किया गया क्षेत्र और वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, यही आपका क्या है? सही उत्तर है। वर्ष में जितना भी शुद्ध खेती किया गया वह वाले क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जहां पर दोबारा खेती की गई हो, यानी दोबारा उसमें कुछ और फसल बोया हो गया हो, उन क्षेत्रों को जोड़ करके जो आता है उसे क्या माना जाता है? कुल खेती मानी जाती है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रूट क्रॉप नहीं है? ठीक है, कौन सा रूट क्रॉप नहीं है पूछा है, जो नहीं है वो आपको बताना है, कौन सा रूट क्रॉप नहीं है। ध्यान दीजिएगा, रूट क्रॉप। अब देखिए कई लोगों को लगता है, जिनको नहीं समझ में आता, जिनको तुक्का मारना होता है, वो क्या समझते हैं। मैं आपका माइंड पढ़ सकता हूं, ठीक है, मैं आप मेरे सामने हो नहीं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आपके दिमाग में एग्जाम के टाइम में क्या आता होगा, ठीक है। लोग ये समझते हैं रूट क्रॉप का मतलब ये होता है, जैसे होता है क्या कि अगर गन्ना है ना, ठीक है, गन्ना मान लीजिए है, ठीक है, गन्ना है, तो गन्ना क्या किया कि गन्ना को जो है लोगों ने, मान लीजिए ये गन्ना है, ठीक है, तो लोगों ने गन्ना को यहां से कट कर दिया। क्या कर दिया? यहां से कट कर दिया। कट करके अगर इस गन्ने के दूसरे हिस्से को दूसरे जगह लगा दिया जाए, ठीक है, तो याद रखिए यहां भी गन्ना उग जाएगा। ये खासियत होती गन्ने की, ठीक है, यहां भी गन्ना आ जाएगा, ऐसा होता है। तो लोग समझते हैं कि ऐसा ही कुछ होता होगा, इसलिए इसका उत्तर लोग ईक कर देते हैं, ऐसे तुक्के में। ऐसा होता है ना देखो ज्यादातर लोग यही बता रहे हैं, ठीक है, चौथा वाला बता रहे हैं, चौथा उत्तर नहीं होगा, ठीक है, चौथा उत्तर नहीं। आपसे पूछा कौन सा रूट क्रॉप नहीं है, ठीक है, अच्छा, लोग इसका उत्तर मतलब आलू उलू कुछ करते हैं कि यार ये सब तो रूट क्रॉप होंगे। एक चीज बताऊं, इसका उत्तर ईख ही है, क्योंकि ईख रूट क्रॉप नहीं होता है। ये प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, दोबारा प्रश्न आएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। रूट क्रॉप का मतलब क्या होता है? रूट क्रॉप का मतलब ऐसे सब्जियां या ऐसे फल, ठीक है, ये सभी का ऑप्शन ले लो, जिसमें जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो उसके तने में रह जाते हैं, उनको लिया जाता है रूट क्रॉप में। तो कौन सा रूट क्रॉप नहीं होता है? ईख जो है ये रूट क्रॉप नहीं होता। बाकी के जो 3 दे रहे हैं दोस्तों, इनको रूट क्रॉप में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनके, वो इनके तनों में या जड़ों में ही संचित रहते हैं, इसलिए इनको रूट क्रॉप की श्रेणी में रखा जाता है। तो आप प्लीज मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है, मिस्टेक मत करिएगा। आलू, चुकंदर, शकरकंद, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब रूट क्रॉप वाले हैं। आपसे एग्जाम में पूछा है कौन सा रूट क्रॉप नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? एनपीके माने क्या हो जाता है? तो एन माने हो जाता है मेरे भाई नाइट्रोजन। क्या हो जाता है? नाइट्रोजन, ठीक है। इसी तरह से पी माने क्या हो जाता है? फास्फोरस। क्या हो जाता है? फास्फोरस, ठीक है। और के माने क्या हो जाता है? पोटेशियम। क्या हो जाता है? पोटेशियम। तो आपको ये बताना है कि जो तीनों तत्व हैं इसको खेत में किस अनुपात में चाहिए होता है, ठीक है, किस अनुपात में चाहिए होता है, ठीक है। सर हमारे यहाँ ऊख कहते हैं, हमारे यहाँ ऊख कहते हैं, ठीक है, ऊखिया ऊख ही बोलते हैं। चलिए तो जल्दी से बताइए दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा? ये तीनों का अनुपात क्या होना चाहिए? अब अगर आप गूगल करेंगे दोस्तों, तो गूगल करने पर 2 उत्तर मिल रहे हैं, ठीक है, गूगल करने पर 2 उत्तर मिलते हैं। एक जगह उत्तर मिलता है कि 4:2:2 है, एक बार आप गूगल करके भी देख लीजिएगा, और एक जगह मिलता है कि 4:2:1 है, ठीक है। बात आता है कि सही उत्तर क्या है। तो जो मुझे ज्ञात है दोस्तों, सही उत्तर की अगर हम चर्चा करें तो सही उत्तर जो हमें पता है वो क्या है, याद रखेगा, वो है 4:2:1, ठीक है, ये मुझे पता है। एक बार आप खुद से भी देख लीजिएगा, क्यों? सही उत्तर है ना, सही उत्तर है ना, याद है। 4 क्या? 4 हिस्सा नाइट्रोजन, और क्या? अच्छा एक मैं पता है जब ये उत्तर कर रहा था तो पता है मेरा दिमाग किस बात पे गया? भाई उत्तर तो दोनों गूगल करने पे है, तो मैं कहीं कुछ खोजा नहीं, क्योंकि किससे खोजने जाऊं, कहां ढूंढने जाऊं इस प्रश्न का उत्तर। तो मैंने कहा कॉमन सेंस लगाया, हमने कहा एक पल के लिए मान लिया जाए कि 4:2:2 इसका सही उत्तर है, एक पल के लिए मान लिया जाए। तो जो मूर्ख आदमी इस रेशियो को बताता होगा वो इस रेशियो को काट भी तो सकता है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, तो उसको ये लिखना चाहिए। उसको ये लिखने की क्या जरूरत थी? बताओ, उसको ये लिखना चाहिए 2:1:1, उसको ये लिखने की क्या आवश्यकता थी? मुझे ज्ञात हो गया कि ये उत्तर क्या है, गलत है, ऐसा कहीं नहीं होगा, किसी से मिसप्रिंट हो गया होगा। सही उत्तर क्या है? 4:2:1, ठीक है, दिमाग की बात है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आप सभी को।
मजा आ रहा ना? चलो ऐसे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अभी आगे जब आपकी क्लासेस मैं और लेना शुरू करूंगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए जो लोग पहली बार स्टडी 91 पर आ रहे हैं वो जरा ध्यान देंगे। स्टडी 91 पर सभी विषय को डिटेल से पढ़ाएगा। आपको पूरी हिंदी पढ़नी है ना, जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, पूरी हिंदी है, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, पूरी मिडावल हिस्ट्री, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, पूरी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा ही है, 35 लेक्चर ही है और पढ़ाना है उसमें, और इकोनॉमिक्स थोड़ा है, ठीक है, वो भी 30-35 लेक्चर है। बाकी के विषय कंप्लीट है, जैसे फिजिक्स पूरा पढ़ा दिया गया, पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दी गई, पूरी बायोलॉजी पढ़ा दी गई, ठीक है, ये सब पूरे पूरे पढ़ा दिए गए, पूरी इंडियन पॉलिटी पढ़ा दी गई, निःशुल्क, 1 रुपए नहीं देना है। जिसके पास डिटेल से पढ़ना हो, सिविल लेवल तक की जिसको तैयारी करना हो वो वहां जाए। और थोड़े बहुत लेक्चर नहीं है, पता है पूरी मॉडर्न हिस्ट्री मैंने 125 लेक्चर में खत्म किया है। अकेले केवल हिस्ट्री के सेगमेंट को उठा लेंगे ना तो कम से कम 250 से 300 लेक्चर हैं, थोड़े बहुत नहीं, 300 लेक्चर, और सारे लेक्चर फ्री हैं। और उनसे संबंधित कई लाख प्रश्न वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, दोनों जगह फ्री दे दिए गए। अब इसके बाद भी अगर आप तैयारी ना कर पाओ तो बेकार है, ठीक है। सब स्टडी 91 के नाम से मिलेगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आगे देखिए, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? ठीक है, सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है बताइए, सबसे उपयुक्त रसायन। नकल नहीं मारता मैं, कुछ लोग सोचते होंगे सर नीचे देख रहे हैं, उत्तर देख रहे होंगे। अरे वो टीचर ही क्या टीचर, जिसको पढ़ाना ना है, जिसको उत्तर देखने की जरूरत पड़ जाए। चलिए बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य पढ़ना है तो अखिलेश सर से बात करिए, अखिलेश सर की क्लास में आइए ना 9 बजे, उनसे बताइए हिंदी साहित्य, उनसे बेजोड़ और दमदार आदमी कौन मिलेगा। बहुत मेहनती आदमी, बहुत मेहनती, अल्टीमेट व्यक्ति है, ठीक है। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? देखिए दे रहा रोगार, मोनोक्रोटोफस, एंडोसल्फान या स्लाइकोर पाइरिफस, ठीक है, कौन सा है? देखिए दीमक को अगर नष्ट करना हो तो दीमक को नष्ट करने के लिए मोनोक्रोटोफस को माना जाता है, ठीक है। तो मोनोक्रोटोफस व्हाइट ले लूं मैं, ठीक है। मोनोक्रोटोफस दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर याद रखेगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए काजल गुप्ता जी का मैसेज आ रहा है, क्या है? अखिलेश सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, जाहिर सी बात है मैं आपसे बोल तो रहा हूं कि बहुत बेहतरीन है उनकी हिंदी, ठीक है, आप पढ़ते चलिए। तो याद रखेगा मोनोक्रोटोफस हो जाएगा। आगे देखिए, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है? 2015 वाले में प्रश्न में आया था, ठीक है। आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन, आंवला में पता क्या होता है दोस्तों? आंवला में पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है, आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। और पता है विटामिन सी की बात करें अगर हम, तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट नहीं होता है, वरना आप कोई भी मतलब विटामिन सी जहां भी रहता है थोड़ा भी गर्म करेंगे नष्ट हो जाता है, लेकिन आंवले के अंदर खासियत है कि आंवले के अंदर से विटामिन कभी नष्ट नहीं होता है, मतलब प्रकृति ने एक ऐसा उपहार दिया है, ठीक है। और आंवले की खेती के लिए किसे जाना जाता है? फतेहपुर, बाराबंकी, मिर्जापुर या प्रतापगढ़। तो याद रखिएगा आंवले का मुरब्बा, आंवले की खेती, आंवले के बहुत सारे आइटम मिलते हैं प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में, प्रतापगढ़, ठीक है, राजा भैया वाला क्षेत्र है प्रतापगढ़। याद रखेगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? खसरा और खतौनी, खसरा खतौनी का नाम तो सुना ही होगा। खसरा खतौनी, खसरा खतौनी होता क्या है? खसरा खतौनी माने होता है दोस्तों आपकी जो भूमि है जिस पर आपका घर बना हुआ है, जिस पर आप खेती करते हो, उसकी नकल, ठीक है, जो कि सरकार के पास होती है, ठीक है, ये होता है खसरा खतौनी में। इस तरह के बहुत सारे रजिस्टर्ड होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और उन्हें तैयार कौन करता है? तो उनको तैयार करने का काम पटवारी का रहता है। किसका रहता है? पटवारी का। लेखपाल मत करिएगा, लेखपाल नापने जोखने के लिए आता है, पटवारी इसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा खसरा खतौनी तैयार करने का कार्य किसका होता है? पटवारी का होता है। यहां ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। स्वदेशी हल है, स्वदेशी हल क्या होता है? करा एक जुताई का द्वितीयक उपकरण है क्या? द्वितीयक है क्या? नहीं, अरे पुराने जमाने से जब कुछ नहीं था तब भी हल से खेती की जाती थी। और अगर हम भारत की सबसे पुरानी सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, ठीक है, देखिए मेरे साथ पढ़ने में ना सिर्फ आपको एक फायदा है, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको अगर नितिन सर के साथ जीएस पढ़ना हो तो एक फायदा है, क्या फायदा है कि मैं हमेशा हर विषय को जोड़कर चलना चाहता हूं। मामला यहां क्या है? स्वदेशी हल का हम लोग एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब हम आपको हल के बारे में कहां लेके चल रहे हैं? एंशिएंट हिस्ट्री में लेके जा रहे हैं कि भाई याद रखो कि सिंधु घाटी सभ्यता जो चल रही थी, जो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, यह सभ्यता कब थी? याद रखेगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1550 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 2500, कहीं कहीं 2550 भी दिया है,
तो उसके लिए मत घबराइएगा, ठीक है। इस सभ्यता में एक स्थल था जिसका नाम था बनावली। क्या नाम था? बनावली। बनावली यह स्थल कहां पर है? यह स्थल है हरियाणा में। कहां पर है? यह स्थल है हरियाणा में, जहां से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ, ठीक है, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि लोग हल के बारे में जानते रहे होंगे, तभी तो मिट्टी का बना। जैसे अगर आज मिट्टी की कार रहे और वो कहीं खुदाई में मिले, इसका मतलब है कि आज के जमाने के लोग कार से वाकिफ थे, तो उस जमाने के लोग मिट्टी के इस हल के बनाए जाने से ये पता चलता है कि उस जमाने के लोग हल के बारे में भी जानते थे। अब देखिए एक प्रश्न आपको और फायदा मिल गया, आप पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर, एक प्रश्न आपका और तैयार हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में बनावली कोई स्थान है जो हरियाणा में पड़ता है, घग्गर नदी वहां से गुजरी हुई है, और याद रखेगा ये क्या है? मिट्टी का हल मिला हुआ है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया यहां से, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को याद रखिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो ये द्वितीयक उपकरण नहीं दोस्तों, कर नम धरती का एक कुदाल नहीं, यह बहुउद्देशीय उपकरण नहीं, यह जुताई का प्राथमिक उपकरण है। यहां पर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 20वें का चौथा हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत? बॉर्डर प्रणाली या चेक बेसिन या स्प्रिंकलर या फिर सतही सिंचाई, ठीक है। जल्दी बताइए 90%। भारत में जितना भी सिंचाई क्षेत्र है उसका 90% ये किसमें आता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, 90% जो सिंचाई होती है वो सतही सिंचाई होती है। सतही सिंचाई मतलब जैसे तालाब से या नलकूप से या ट्यूबवेल से या नहर के माध्यम से, ये सब माध्यम होते हैं, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बात, मेरे बड़े भैया यूपी के लेखपाल हैं, बहुत अच्छी बात, ठीक है। आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिए और बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत मैसेज आ रहे हैं, बहुत मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, चलिए ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर समझ गए, ठीक है। 90% क्षेत्र में क्या होगा? यह सतही सिंचाई होती है, बाकी की चीजें आपको बता दी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है? वृक्षीय सब्जी, ठीक है, एक ऐसी सब्जी जो वृक्ष पर पाई जाती है, उस सब्जी का नाम बताना है। नाम दे रहा बसेला या मेथी या फिर करी पत्ता या फिर भारतीय पालक। अब पालक तो यार नीचे होता है, पालक में क्या होता है सबसे ज्यादा? पालक में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है? आयरन पाया जाता है। तो कभी भी याद रखें, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई हो तो क्या होता है? याद रखेगा, पालक की सब्जी आप खाइए या पालक का जूस पीजिए, आपके शरीर में क्या होगी? आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी। अच्छा चलिए, एक प्रश्न और पूछ दिया कि आयरन की कमी होती कब है? अगर हम बात कर रहे हैं आयरन की कमी होने की, तो भाई क्या होता है कि आयरन कम हो जाता है? अगर आपके शरीर में ना खून कम हो जाएगा। अब देखो, पढ़ रहे हो क्या? पढ़ रहे हो एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न और आ गई साइंस की बात, तो जोड़ो ना भाई, आप तो विद्यार्थी हो, अगर आपको जोड़ना सिखा दिया जाए तो क्या मजा आ जाएगा ना। अब देखो मैं कहानी कैसे जोड़ रहा हूं, ध्यान दो। तो आयरन की कमी, तो अगर आयरन की कमी है मतलब शरीर में खून की कमी है, ठीक है। और अगर खून की कमी है तो उससे व्यक्ति को कौन सा रोग होता है? याद रखेगा, एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो जब कभी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर शरीर में खून बढ़ाने के लिए 2 दवाई लिखेगा। क्या लिखेगा? कितनी दवा? 2 दवा लिखेगा। एक दवा का नाम होता है फोलिक एसिड, ठीक है, और दूसरी दवा का नाम होता है आयरन, ठीक है। फोलिक एसिड और आयरन, ठीक है, ये 2 दवाई चलती है, ठीक है। या शॉर्टकट में से आयरन फोलिक भी बोल सकते हैं। तो फिर वही बात आ गई आयरन की। तो शरीर में कभी भी खून की अगर कमी हो तो याद रखेगा, कुछ मत लीजिए, बस पालक का जूस लीजिए, सब मेंटेन हो जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? करी पत्ता। करी पत्ता, करी पत्ता दोस्तों कहां इस्तेमाल किया जाता है? अगर आप महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो वहां जितने भी खाने के आइटम है उसमें ज्यादातर आइटम में करी पत्ता डाला जाता है। चाहे ढोकले की बात, गुजरात साइड जाएंगे और ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो चाहे ढोकले की बात कर लीजिए, चाहे आप जो है ढोसे की बात कर लीजिए, हर जगह करी पत्ता डाला जाता है। वहां तो दाल वगैरह में भी करी पत्ता चलता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। करी पत्ता दोस्तों स्पेशली देखा जाए तो नीम जो होता है ना, नीम तो बहुत जो है उसका पत्ता तो थोड़ा सा कड़वाहट देता है, बट याद रखेगा ये मीठी नीम इसको कहा जाता है। यार रसगुल्ला की चर्चा हो रही है सर, रसगुल्ले यहाँ आ गए हैं यहाँ भी। बहुत बढ़िया, गो अखिल जी, अखिल, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात, बस ऐसे ही मन लगाकर आप पढ़ते रहिए, मैं तो ऐसे ही पढ़ाते रहूंगा, ठीक है। आगे देखिए, कर जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। 2011 की जनगणना, अब तो 2021 की जनगणना भी होने जा रही है, ठीक है। यह भारत की पहली ऐसी जनगणना है 2021 वाली, हर 10 साल पे होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, फिर से आपको टहला लाता हूं, ठीक है। दोस्तों जनगणना की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहली जनगणना कब हुआ था? ये सन 1800, रेगुलर की बात करें तो 1881 से रेगुलर जनगणना चल रही है, ठीक है। 1881 से, ठीक है। 1872 में पहली बार शुरू हुआ था, बट फिर 1881 से लॉर्ड मेयो
के समय से लगातार जो है इसको स्टार्ट कर ही दिया गया। ठीक है, तो अभी जो 2021 वाली जनगणना है दोस्तों, ये पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है। कैसी है ये? डिजिटल जनगणना है। कैसे? तो एक मोबाइल ऐप बनाया गया, उस ऐप में डेटा फीड किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी जनगणना होने वाली इस बार, तो याद रखेगा। यह कह रहा है कि भारत की ग्रामीण आबादी कितनी है, तो याद रखेगा ग्रामीण आबादी का जो अभी भी रेशियो है, कुल भारत उस समय जनसंख्या था 133 करोड़ के आसपास। ठीक है, और उसमें से 83 करोड़ क्या है? याद रखेगा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग हैं। ठीक है, चलिए तो इसको याद रखेगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है। सबसे ज्यादा प्रचलित सिंचाई का स्रोत इसमें से कौन सा है? ट्यूबवेल, तालाब, कुआं या नहर? अच्छा, आपके यहां सबसे ज्यादा क्या लगा है भाई? देखिए, नहर हर जगह तो पहुंच नहीं सकता, कुआं आजकल उतना ज्यादा है नहीं, तालाब भी मजबूरी है, तो याद रखेगा ट्यूबवेल सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो बहुप्रचलित सिंचाई के जो साधन में सबसे बड़ा जो साधन है वो है ट्यूबवेल। क्या है? ट्यूबवेल। इसको याद रखेगा। 24 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह, ठीक है, ये कौन सा है? तो सर्वाधिक भी दे दिया कि सबसे ज्यादा मिट्टी कौन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रश्न में चर्चा किया कि भारत में लगभग 43% कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में क्या क्या होता है? तो याद रखेगा, गेहूं की खेती होती है, इस मिट्टी में धान होता है। ठीक है, गेहूं हो गया, धान हो गया, सरसों हो गया, ठीक है, जो तिलहन वाले फसल है, ठीक है, आदि। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाल मिट्टी में तो आपको पता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से वो मिट्टी लाल नजर आती, खास करके एमपी वाले बेल्ट में आ जाता है। लैटराइट मिट्टी से आप सभी वाकिफ होंगे, जहां चाय वगैरह की खेती होती है। काली मिट्टी जहां पर कपास वगैरह की खेती होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, एक चीज और भी दे रहा, देखिए 43% तो दे ही रहा है, एक दो चीज और दे रहा कि ये दो तरह की मिट्टी। अच्छा, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी में पोटास और चूना की तो बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। दो तरह की मिट्टियां होती हैं, एक बांगर होता है, खादर होता है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर नाम दिया जाता है, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर नाम दिया जाता है। नई मिट्टी सिर्फ वहां पर होता है जो एरिया हमेशा बाढ़ से डूब जाता है। ठीक है, वहां पर नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, तो नई जलोढ़ मिट्टियों में हमेशा उर्वरकता ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है भी। आगे देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो बड़ा बेकार सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इससे आसान आपको क्वेश्चन मिलने वाला नहीं आज की क्लास में। ठीक है, तो आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ये शिमला में है। ठीक है, शिमला में। ठीक है, शिमला कहां पड़ता है दोस्तों? तो शिमला कहां पर है? जल्दी से बताइए। हिमाचल। ठीक है, तो याद रखेगा, शिमला में पड़ता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों मलिहाबाद दोस्तों आम के लिए फेमस है, मलिहाबादी आम। ठीक है, काजल गुप्ता जी का लगातार मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है भाई बताइए, देखना पड़ेगा। अच्छा, मैसेज ही बंद हो गया। अच्छा, आ रहा है धीरे धीरे। हाँ, चलिए वीडियो जाकर आप प्लेलिस्ट में देखिए और थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़ाई में भी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक बार वीडियो को शेयर करिए, कितना मतलब 784794, एक बार शेयर करिए दम लगाकर और 1 के पहुंचा दीजिए। ठीक है, जल्दी से एक बार ट्राई करिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, इतना मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा फर्ज तो आपका बनता ही है, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए मेरे भाई, निवेदन आपसे है हाथ जोड़कर। ठीक है, दोबारा मैं स्क्रीन पे देखूं तो ज्यादा लोग आने चाहिए, निवेदन एक बार खाली आप शेयर कर दो, मन लगा के काम हो जाएगा। मलिहाबादी आम दोस्तों, अच्छा मलिहाबाद में कौन सा आम ना? तो मलिहाबादी बिरयानी, खरबूजा, चिकन नहीं, याद रखेगा। यहां पर दशहरी आम बड़ा फेमस है मलिहाबाद का, तो आम के मामले में जाना जाता है, बहुत मीठा आम होता है। इसके अलावा दोस्तों कई तरह के आम है, देखिए चर्चा कर रहा है यहां पर, कह रहा है कि अगर हम सहारनपुर के सफेदा और चौसा की बात करें, मेरठ पर बागतर के रटौल की बात करें, या फिर वाराणसी के लंगड़ा आम की बात करें, तो सब प्रसिद्ध वैरायटियां हैं। इसके अलावा और भी किस्में हैं, जैसे लखनऊ सफेदा, मलिहाबादी सफेदा, फाजली, लखनऊआ, जौहरी सफेदा, ये सभी किस्म का नाम है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। चलिए आगे देखिए, करा पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? पहले तो टमाटर हरा होता है, बाद में टमाटर लाल हो जाता है। तो ठीक है, एक प्रश्न और आपसे पूछता है कि लाल टमाटर में क्या पाया जाता है? प्रश्न क्या पूछता है कि लाल टमाटर में क्या पाया जाता है? तो हम लोग कहते हैं टमाटर लाल किस वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से। किसकी वजह से? लाइकोपीन की वजह से टमाटर लाल होता है। भाई ऐसा है ना? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। सर मैं मलिहाबाद से हुआ हूं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है यार कि मतलब किसी भी मतलब राज्य में किसी भी स्थान की चर्चा कर दो, वहां से बच्चे जरूर रहते हैं। ठीक है, छत्री किशन सिंह जी लंगड़ा, बड़ा मजा आ गया लंगड़ा। ठीक है, खाए हैं मतलब लंगड़ा आम, हम लोग यहाँ भी लंगड़ा, दशहरी, चौसा ये सब चलता है। ठीक है, देखिए दिवाकर जी बता रहे हैं कि लाइकोपिन, जी हाँ लाइकोपिन आपका सही उत्तर है। तो लाइकोपिन की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पर लाइकोपिन का तो ऑप्शन ही नहीं है।
आपसे पूछ रहा है कि हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है, तो देखिए टमाटर में पाया जाता है वर्डी लवक। क्या पाया जाता है? वर्डी लवक, और वो बदल जाता है, यानी जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बदल जाता है क्रोमोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो बदल जाता है क्रोमोप्लास्ट, यानी वर्डी लवक बदल जाता है हरित लवक में। किसमें? हरित लवक में, जिसकी वजह से ऐसा फील होता है, फील मतलब ऐसा दिखाई देता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आप क्या करिएगा? राइट आंसर कर लीजिएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व तो क्या होगा? ठीक है, अगर दूध से क्रीम को अलग किया जाए तो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, दूध से अगर क्रीम अलग होती है तो कौन सी क्रिया होती है? तो आपको पता होगा मथनी से दूध को मथा जाता है, ठीक है, और इस वजह से वहां पर अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल में क्या होता है कि जब ये मथनी से मथा जाता है तो अपकेंद्रीय बल क्या करता है? अंदर से बाहर की ओर फोर्स पैदा करता है, ठीक है। तो दूध से क्रीम क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, ठीक है। और अलग होने के बाद लोगों को लगता होगा कि क्रीम तो निकाल लिए तो घनत्व तो घट जाएगा, नहीं, घनत्व तो घटता नहीं है, घनत्व तो बढ़ जाता है, ठीक है। उसको मथने से क्या हो जाता है? घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर दूध का घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इसको आप लोग याद रखेगा। पीत क्रांति किससे संबंधित है? पीत क्रांति, पीत क्रांति मतलब पीली क्रांति। ओहो पानी गिर गया। चलो, पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो पीत क्रांति का तात्पर्य है पीली क्रांति से। पीली क्रांति मतलब सरसों वगैरह से तिलहन उत्पादन से, तेल के उत्पादन से, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा? तिलहन उत्पादन। दुग्ध उत्पादन को दोस्तों क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति कहा जाता है। क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको पीत क्रांति कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको नीली क्रांति कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको हरित क्रांति कहा जाता है, ठीक है। आप जाइए वीडियो देखिए, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ाया गया, कुछ बचा नहीं है। आगे बढ़िए, आगे देखिए। अच्छा पीछे और भी दे रहा था ना क्रांतियों के नाम, ये तो बता दिया आपको। आगे देखिए, कर लहसुन की तीव्र गंध का कारण है। ये सभी प्रश्न जो मैं आपको करा रहा हूं, विश्वास करिए मेरे भाई, ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए। आप क्वेश्चन पेपर ले जाकर देख सकते हैं क्या इस डेट में यह प्रश्न आया था या नहीं आया था, ठीक है। तो मैं आपको कोई मजाक वाली बात नहीं, सिर्फ ऐसी चीजें दे रहा हूं जिनके मन में बड़ा डर होता था कि सर आप किताबें उठाओगे ना तो ग्रामीण विकास के बारे में इतना अटपटा चीजें दिया है, अगर आप एथेंटिक बुक नहीं पढ़ते और सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई नहीं करते तो आपका टाइम जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, एकदम एथेंटिक। आपको लग रहा होगा सर क्वेश्चन का लेवल क्या है, एक एक पॉइंट हम लोगों को खाली क्लियर करना है, ठीक है, बहुत मजा आएगा। तो लहसुन के तीव्र गंध का कारण क्या होगा? देखिए गंधक यौगिक आ गया दोस्तों। कभी कभी परीक्षा में गंधक ना देकर के क्या दे देता? सल्फर के यौगिक। क्या दे देता है? सल्फर के यौगिक। देखिए यही पता है, जानकारी का यही फायदा है, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया यहां पर, ठीक है, कि भाई गंधक यौगिक तो सही उत्तर है, लेकिन कभी कभी परीक्षा में गंधक के यौगिक ना देकर क्या दे देता? सल्फर। सल्फर भी गंधक, अरे गंधक का ही दूसरा नाम सल्फर है। जो बच्चा है जानता है उसके लिए तो अच्छी बात है, जो नहीं जानता है वो उसको लगेगा सर एक नया प्रश्न आ गया, एक नया उत्तर आ गया परीक्षा में, सर तो बताए थे कि गंधक के यौगिक और ऑप्शन में तो गंधक के यौगिक दिया ही नहीं है, ठीक है। तो जानकारी होना चाहिए, सल्फर के यौगिक की वजह से भी लहसुन के अंदर तीव्र गंध आती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ये तो बड़ा मतलब मजेदार क्वेश्चन है। हमको लगता है पूरे साल में अगर 10 एग्जाम हो रहे हैं ना, 10 में से 7 एग्जाम में प्रश्न आता है, 6-7 एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है, 6-7 एग्जाम में आ ही जाता है। एक बार वीडियो को शेयर कर दो, बड़ा निवेदन है, ठीक है। बहुत दिन हो गया और कम लोग लाइव है इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, नहीं तो निवेदन नहीं करता, ठीक है, आपको पता है मैं जल्दी ये सब बोलता नहीं। ध्यान दीजिएगा, कच्चे फलों को पकाने के लिए, ठीक है। तो देखो कच्चे फलों को पकाना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो एसिटिलीन का। किसका इस्तेमाल कर सकते हो? एसिटिलीन का, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कार्बाइड का एक ऑप्शन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बाइड बोला जाता है, ठीक है, या एसिटिलीन गैस होता है, ठीक है। तो इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक इसका और भी नाम है, एथिलीन भी कभी कभी दे देता है, एसिटिलीन, एथिलीन और कार्बाइड, ये तीनों नाम याद रखेगा। तीनों के माध्यम से कच्चे फलों को पकाया जाता है, ठीक है, तीनों के माध्यम से कच्चे फलों को पकाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के बीहड़ों का निर्माण करती है? बीहड़ या फिर रैवनी का निर्माण करती है, या आपने कटे छटे भूखंड देखते होंगे, ठीक है, बीहड़ जहां पे डाकू को रहते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कौन सी मूवी, अरे अपना ये फेमस जय बीरू वाली, क्या नाम है भूल गया, शोले देखा होगा ना। तो इस तरह के डाकू वाली मूवी देखिए जहां पर आपको बीहड़ दिख जाएंगे। तो यमुना नदी के आसपास में जो है बीहड़ पाए जाते हैं, या चंबल नदी के किनारे तो और भी बीहड़ है। चंबल तो यहां ऑप्शन में नहीं दे रहा है, ठीक है, यमुना नदी दे रहा है, यमुना, गोमती, हिंडन, ठीक है। तो आप अभी के लिए तो फिलहाल गोमती कर लीजिए, ठीक है, गोमती।
यमुना मत करिए, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल, और चंबल के किनारे, चंबल को पहले चर्मवती के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि आज भी चंबल नदी को श्राप मिला हुआ है, उसके पानी को पीने से व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इसलिए उसके आसपास जो है बीहड़ क्षेत्र ऐसी नदियां हैं। हालांकि अपने भारत में ऐसी नदियों को हमेशा क्या बोला जाता है, जीवनदायिनी कहा जाता है, लेकिन फिर भी चंबल नदी के आसपास आप कोई सिटी नहीं पाएंगे। एक सिटी डेवलप हुई लेकिन चंबल नदी से दूर है, वो भी राजस्थान में कोटा है। जनरली क्या होता है, अगर मैं गंगा नदी की बात कर दूं तो देखिए हरिद्वार है, कानपुर है, बड़े बड़े शहर हैं, आपका प्रयागराज है, वाराणसी है, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक से एक शहर मिलेंगे। यमुना नदी किनारे देखिए दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, ठीक है, इलाहाबाद है, तो अच्छे अच्छे शहर हैं। उसी तरह से सोन नदी की चर्चा कर लीजिए, देखिए जाकर के पटना के पास मिली है गंगा से, ठीक है, तो हर जगह अच्छे अच्छे चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, चंबल की, तो चंबल किनारे बड़े शहर नहीं मिलते, ठीक है, ऐसा श्राप माना जाता है। ठीक है, मैं पाकिस्तान से हूं, गजब बात है, अमित ठाकुर, चलिए कोई बात नहीं, कहीं से भी हो, पढ़ने से मतलब है शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है, शिक्षा आगे बढ़ना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, अच्छा अगर वो नहीं है, यमुना नहीं, यमुना में तो कोई बीहड़ नहीं, यमुना अच्छी नदी है। गोमती नदी है दोस्तों, ये पीलीभीत के पास से निकलती है, एक दलदल वहां से निकलती है, कुछ समय वो जो है बीहड़ों से भी गुजरती है, ठीक है, कुछ समय के लिए बीहड़ों से गुजरती है। इसी के किनारे लखनऊ भी स्थित है, राजधानी है, इसी के किनारे जौनपुर शहर स्थित है, और आगे चल के गाजीपुर के पास गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, गाजीपुर में एक जगह कैथी, ठीक है, वहां पर जाकर के गंगा से मिल जाती है। सई नदी इसी की सहायक नदी है। सई नदी कहां से गुजरती है, प्रतापगढ़ से गुजरती है, हम लोग चर्चा किए थे यूपी स्पेशल में। ठीक है सर, मैं गोमती के किनारे ही रहता हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, मतलब चाहे जहां की चर्चा कर दो, बच्चे हैं वहां के। चलो आओ अब बताना, यहां किसका किसका घर यहां पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है। अच्छा घर बाद में बताना, पहले क्वेश्चन सुनो। पटसन की खेती, दोस्तों एक बात बताऊं आपको, पटसन के मामले में बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, पटसन की बात बहुत ध्यान सुनिएगा। पटसन दोस्तों कहा जाता है ये रेशेदार खेती है, ठीक है, रेशेदार फसल होते हैं, सब रेशे वाले होते हैं, और रेशे वाले फसल में दो चीजें आती हैं, एक तो जूट आता है, एक पटसन आता है। ठीक है, जूट आता है और पटसन आता है। जूट की बात करें तो पहले के जमाने में जूट की सबसे ज्यादा खेती होती थी, जूट में नंबर 1 था पश्चिम बंगाल। अरे देश की बात करें तो बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश को पीछे करके आज भी भारत जूट में क्या हो गया है, नंबर 1 स्थान बरकरार किए हुए है। और सबसे ज्यादा जूट की जो खेती होती है वो कहां पर होती है, वो होती है पश्चिम बंगाल में। तो पीबी लिख दिया, पंजाब में समझिएगा पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये तो जूट के मामले में। और नंबर 2 पर जो सबसे बड़ी रेशे वाली फसल है वो कौन सी है, पटसन है। और पटसन से क्या होता है दोस्तों, पटसन जो है ये रेफेदार है, इससे क्या बनता है, चटाई बनती है, इससे बोरे बनाए जाते हैं। ठीक है, सब बोरे जानते हैं ना, ये सब चीजें होती हैं, तो इसको याद रखेगा। और इसकी खेती अपने उत्तर प्रदेश में कहां पर होती है, तो याद रखेगा देवरिया और गोरखपुर में। कहां पर, देवरिया और गोरखपुर वाले बेल्ट में क्या होती है, ये खेती हो, देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, उधर चले जाइए, उधर आपको पटसन की खेती मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। पीयूष वर्मा जी का मैसेज आ गया, सर मैं देवरिया गोरखपुर से हूं, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, देवरिया मेरे बहुत खास मित्र रहते हैं, प्रॉपर देवरिया में। सर मैं चित्रकूट से हूं, अच्छी बात है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, 1K लोग आ जाए लाइव में तो और मजा आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत है, अगर इतना मान सम्मान देते हैं, थोड़ा सा प्यार करते हैं, तो एक बार आप थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ेंगे, सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, गोरखपुर वालों को तो भैया नमस्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां क्या उत्तर हो जाएगा आपका, देवरिया गोरखपुर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बताई दिया। आगे देखिए अब अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको, अगर आप हमारे आजमगढ़ की बात कर ले तो यहां भी ज्यादा, देवरिया में भी ज्यादा, सुल्तान सबसे ज्यादा कहां पर है, तो जौनपुर में। कितना है दोस्तों, तो 1024। कितना है, 1024। वैसे जो अपने यहाँ का अनुपात है वो अगर देश की किया जाए तो 912 और प्रदेश की किया जाए तो 943। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जौनपुर शहर की बात की जाए तो 1024 का लिंगानुपात है। कहने का तात्पर्य है कि 1024 महिलाओं, पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वो 24 अधिक है जौनपुर शहर में। ये तो नंबर, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जौनपुर। ठीक है, जौनपुर के अलावा आजमगढ़ की बात करें तो 1019 आजमगढ़ में है, देवरिया 1017 और सुल्तानपुर 983। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादन होता है। केला, सबसे ज्यादा केला, दो चीजें बताना, देश में बताना कौन सा देश है,
ठीक है, जहां पर केला का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और यह बताना कि अगर हम भारत की बात करें तो कौन सा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा केले का उत्पादन होता है। दोनों प्रश्नों का जवाब दो, मुझे एक प्रश्न का जवाब नहीं चाहिए आपसे, ठीक है, मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है, बताइए जल्दी से। चलो देश वाला मैं बता दे रहा हूं, देश में है भारत। कौन सा देश है? भारत देश है जहां पर सबसे ज्यादा केले का उत्पादन किया जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन कहां पर होता है? भारत में। केला हो गया, नींबू हो गया, आम हो गया, ये सब में भारत है। राज्यों में बात करो, राज्यों में कोई नहीं बताने वाला। कोई है टक्कर में? नहीं है। जल्दी से बताओ कौन है टक्कर में, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तमिलनाडु, भैया का उत्तर आ गया। ओहो, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। तमिलनाडु, एक बच्चे ने बोला, कसम से। भुसावल नहीं, अच्छा लगता है मुंबई से आते समय भुसावल स्टेशन पर उनको खूब केले मिले, तो लगा यार भुसावल है, उत्तर बता दो, ठीक है, भुसावल नहीं होगा। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। जिस भैया ने उत्तर बताया था तमिलनाडु, ठीक है, मैं नाम नहीं देख पाया आपका, तमिलनाडु आपका सही उत्तर हो जाएगा। पूरे भारत में तमिलनाडु राज्य सबसे ज्यादा केले का उत्पादन करता है। महाराष्ट्र नहीं होगा भाई, भुसावल भी नहीं होगा, तमिलनाडु आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए कितना, तो लगभग 30,000 टन, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, ये प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या होता है? चलो आओ मैं पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में आपको बताता हूं, ठीक है। ये क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी? बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं जनसंख्या घनत्व क्या होता है। देखो, कहा जाता है 1 वर्ग किलोमीटर में, वर्ग क्या होता है? हम लोगों ने मैथ में पढ़ा, वर्ग ऐसा होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। क्या होती है? जिसकी चारों भुजा बराबर होती है उसे वर्ग कहा जाता है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है? वर्ग। वर्ग को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्क्वायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्वायर, यही ना। तो कहा गया कि 1 वर्ग किलोमीटर में, मतलब ये भी 1 किलोमीटर हो, ये भी 1 किलोमीटर हो, ये भी 1 किलोमीटर हो, ये भी 1, चारों तरफ से। तो एक ऐसा भूखंड 1 किलोमीटर ऐसे 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 और ऐसे, ये इतना बड़े जगह में कितने लोग रहते हैं, ये कहने का तात्पर्य, कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वैसे भारत की बात करें तो भारत में केवल 324 का आंकड़ा है, 1 वर्ग किलोमीटर में 324 का आंकड़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है 829 लोग। कितने? 1 वर्ग किलोमीटर में 829 लोग हैं, ठीक है। बहुत सही उत्तर, श्वेता जी का उत्तर आ गया, अनिता जी का उत्तर आ गया, ठीक है। 920 नहीं भैया, 900 गलत है, 920 गलत है, ठीक है। 920 आपको दूसरा कुछ याद आ रहा है, वो लिंगानुपात है, भारत अलग है, ठीक है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है, तो इसको याद रखेगा। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 829। वहीं भारत का क्या है? 328 में 382 होगा। मैंने पीछे क्या 328 लिख दिया था क्या? 322 नहीं, 382 है यहां पर, ठीक है। अच्छा, सबसे कम कहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी है दोस्तों? किस राज्य में? तो याद रखेगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। कितना? अरुणाचल प्रदेश में कितना है? तो लगभग 25 है ना, 24 या 25 है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, कंफर्म है 24-25 ही है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेगा, ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA यानी मनरेगा, ठीक है, मनरेगा की बात कर रहा है, मनरेगा प्रारंभ किया गया था। मनरेगा की शुरुआत कब हुआ था, यह आपको बताना है। खूब परीक्षा में आता है, सर बार बार पढ़ते हो बार बार भूल जाते हैं, ठीक है, बार बार पढ़ते हैं बार बार भूल जाते हैं, ठीक है। 17, चलिए देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा अरुणाचल का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए जल्दी से, मनरेगा, मनरेगा की शुरुआत बार बार पढ़ते बार बार भूल जाते हैं। मैं आपको बताऊं मनरेगा में क्या होगा, अब से याद रखना, कभी नहीं भूलेगा। मनरेगा एक ऐसी योजना है, ये रोजगार गारंटी योजना थी, ठीक है, कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा मिनिमम 100 दिन का, ठीक है। तो बाद में उसको बढ़ाया भी गया। तो याद रखिए, इस योजना को ला करके सरकार ने छक्का मार दिया, ठीक है, छक्का मार दिया, मतलब गजब की योजना है। तो छक्का से याद रखेगा 2006 में योजना आया था, पहली बात याद रखेंगे, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, ये आया था। और मनरेगा तब इसका नाम नहीं था, उस समय इसका नाम था नरेगा। क्या नाम था? नरेगा, ठीक है। बाद में क्या किया गया? अच्छा, नरेगा बहुत लिमिटेड जगह पे लागू भी किया गया था। 2008 में इसको फिर और बड़े स्तर पे लागू किया गया, 2008 पे नरेगा को भी बड़े स्तर पे लागू किया गया। फिर 2009 में क्या किया गया दोस्तों? नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मनरेगा। महात्मा गांधी एक शब्द जोड़ दिया गया इसके आगे, तो मनरेगा हो गया। तो 2006 और फिर 2008, साथ मत करिएगा, 2006, 2008, फिर 2009, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
करा एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट जो है वो आरक्षित होने चाहिए। ठीक है, एक ग्राम पंचायत में कितने परसेंट सीट आरक्षित होने चाहिए ये आपको बताना है। ठीक है, तो कितना है आरक्षण? आरक्षण महिलाओं के लिए मिला हुआ 33% का। ठीक है, 33% का आरक्षण मिला हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान सा प्रश्न था, कौन से शास्त्रीय नृत्य के रूप में उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? किस नृत्य का उद्भव उत्तर प्रदेश में हुआ? तो आपको पता है दोस्तों, कथक। कथक कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में। घूमर कहां पर होता है? ये राजस्थान से होता है, संबंधित है, ये राजस्थान से है। कुचिपुड़ी कहां पर है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्रा से। और भरतनाट्यम कहां से है? ये तमिलनाडु से। कहां पे है? तमिलनाडु से। ठीक है, इसके अलावा मोहिनी अट्टम आपसे खूब पूछता है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, या कथकली पूछ देता है। ठीक है, कथकली या मोहिनी अट्टम, ये दोनों दोस्तों कहां से है? ये केरल से है। कहां से? केरल से। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। और कथक कहां से है? ये आपके उत्तर प्रदेश से है। तो आपसे उत्तर प्रदेश का ही पूछा है शास्त्रीय नृत्य, तो याद रखेगा कथक आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखें, करेक्ट, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? किस चीज की मिल सबसे ज्यादा है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा जो व्यापारिक खेती होती है गन्ना की, तो सबसे ज्यादा मिल जो है दोस्तों वो चीनी की है। किसकी मिल है? चीनी की मिल है। ठीक है, चीनी की मिल है, जिसमें 11 सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं और 100 जो है वो आपके प्राइवेट क्षेत्रों की है। तो कुल मिलाकर 111 से अधिक मिलें हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, चीनी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चीनी के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ये भी याद रखेगा। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में डैश दिया है, आपको बताना है कितना रुपए से अधिक अगर वह खर्च करता है किस क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में, तो वह गरीब नहीं समझा जाएगा। ठीक है, वह गरीब नहीं समझा जाएगा। भाई ऐसा प्रश्न आया। अच्छा देखिए, ये मुझे नहीं समझ पाता कि सी रंगराजन जी खुद जाकर के गांव में ये देखे थे या फिर कुछ और समझे थे। ठीक है, एक व्यक्ति पर गांव में कितने रुपए खर्च कर सकता है कि वो जो है गरीब नहीं, मतलब फिर वो गरीब नहीं है। तो ये आंकड़ा बड़ा खतरनाक आया था। ये आंकड़ा आया, कुछ बच्चों का आ रहा है उत्तर 43 नहीं मेरे भाई, आंकड़ा आया 32 रुपए का। उन्होंने कहा 32 रुपए। अगर गांव में कोई व्यक्ति 32 रुपए कमाता है तो इसका मतलब है वो गरीब नहीं है। 32 रुपए। अपने कितने रुपए कमाते हैं? अपने खाएंगे 2000 रुपए की थाली, और यहां कमाने की बात करते हैं 32 रुपए की। ऐसे ऐसे लोग तो बैठे हैं कहां पर? सरकार में, जो सरकार चला रहे हैं। ठीक है, तो कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत सारी बातें हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जरा याद रखेगा और ध्यान दीजिएगा। यहां पर 32 है। वहीं जो आंकड़ा दिया गया दोस्तों शहरी क्षेत्रों के लिए, वो दिया गया 47 रुपए का, कि अगर शहर में कोई 47 रुपया भी कमा लेता है तो गरीब नहीं समझा जाएगा। आप जान लो इस बात में कितनी सच्चाई है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? भाई वो कौन सा शहर है जहां पीतल के धातुओं का काम होता है, एक्सपोर्ट खूब किया जाता है? कल हम लोग जब यूपी स्पेशल पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था। नवनीत सिंह जी ने मन की भड़ास निकाल ही दिया, चोर हैं सब साले। हाँ चलिए कुछ नहीं, देखिए क्या होता है ना कि कुछ भड़ास निकालने से अच्छा हम कुछ बेहतर करें। जैसे मुझे लग रहा था कि यार शिक्षा के क्षेत्र में पता नहीं क्यों मतलब लगता था कि लोग यार कमा खा रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, हमको फ्री एजुकेशन देना चाहिए। तो मेरा विचार था, तो मैं गवर्नमेंट के ऊपर नहीं थोप रहा था कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही फ्री एजुकेशन, क्यों नहीं कर रही है। मैंने सोचा गवर्नमेंट मेरे कहने से तो करेगी नहीं, करेगी वही जो उसका मन करेगा, तो मैं जो कर सकता हूं वही करूं। मैं ये कर सकता था और ये करना शुरू कर दिया, और करते करते मैं यहां चला आया। ठीक है, तो ये जिंदगी का एक प्लानिंग होता है, और आप सभी के सहयोग से, आप सभी का लाड प्यार मिला कि ये इस तरह की भावनाएं मेरे अंदर रहती हैं। और आज भी मेरे अंदर देखिए खूब पैसे कमाने का कोई मतलब नहीं है, क्या करेंगे लेकर के, जब दिन भर यही काम करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, ठीक है, और अपना काम धाम करना है, तो क्या करेंगे सब लेकर के। तो ये सब बेकार की बातें हैं, और आदमी जितना शांति से चलेगा उतना अच्छा रहेगा उसके लिए। फिलहाल देखिए यहाँ पर कौन से जगह की बात हो रही है, तो दोस्तों मुरादाबाद है। मुरादाबाद वह जगह है जहां धातुओं से संबंधित कार्य होते हैं, खास करके पीतल वर्किंग बहुत ज्यादा होती है। वाराणसी की बात करेंगे दोस्तों, तो वाराणसी के खिलौने वगैरह क्लस्टर उद्योग बड़ा फेमस है। ठीक है, टॉय क्लस्टर है, बनाया जा रहा है इसको। कानपुर से चमड़े वमड़े का उद्योग है, और लखनऊ तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हर्बल गुड्स खूब बेचे जाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। डिटेल भी देखिए आ गया। मुरादाबाद में क्या दोस्तों, यहाँ पीतल के उत्पाद हैं, कलात्मक आभूषण हैं, और बोन ज्वेलरी है। बोन ज्वेलरी मतलब जो हड्डियों के बने हुए ज्वेलरी
ज्वेलरी होते हैं वो। और वाराणसी में रेशमी और ऊनी हस्तशिल्प है, लकड़ी के खिलौने वगैरह हैं। कानपुर में दोस्तों ये चमड़ा उत्पाद, सॉफ्टवेयर, रसायन, हैंडलूम है। और मिनिएचर पेंटिंग हो गया, फ्लोरिकल्चर और हर्बल जो प्रोडक्ट होते हैं वो सब लखनऊ से संबंधित है। ठीक है, मेरा नाम बोलिए कामता प्रसाद की जय। ठीक है, कामता प्रसाद भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम है। ठीक है, आप जाएंगे कभी चित्रकूट ना, तो वहां चित्रकूट में आपको भगवान राम शब्द कहने वाले कम लोग मिलते हैं, कामता नाथ कहने वाले ज्यादा लोग मिलते हैं। ठीक है भैया, तो कामता नाथ याद रखेगा। चलिए आगे याद रखते हैं। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? ठीक है, गिरदावरी, पंचनामा, जमाबंदी या खतौनी। देखिए जो भू कृषि का रिकॉर्ड होता है ना, ये रिकॉर्ड दोस्तों, इस रिकॉर्ड को नाम दिया जाता है जमाबंदी का। हालांकि खतौनी भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन गिरदावरी। ठीक है, गिरदावरी याद रखिए, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है और मेरे लिए भी है, तो याद रखेगा। भूमि कृषि का जो रिकॉर्ड है वो क्या कहलाता है? वो गिरदावरी कहलाता है। खतौनी, खसरा क्या होता है? नकल होता है। देखिए एक चीज में ध्यान नहीं दिया कभी से बताते वक्त में। देखिए अगर हम बात करें खतौनी की, अभी हमने पीछे पढ़ा खसरा खतौनी का कार्य कौन करता है? पटवारी करता है। ठीक है, और खसरा खतौनी क्या होती है? या आपके घर की, आपके खेतों की नकल होती है। नकल माने क्या होता है? फोटोकॉपी, कि आपका घर कितने डायरेक्शन में है, जो सरकार के यहां रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो वो वाली कॉपी होती है खतौनी वाले में। ठीक है, तो ये कुल कितनी भूमि है किसी भी व्यक्ति के पास, वो खतौनी में दर्ज होता है। जमाबंदी दोस्तों एक तरह का रजिस्टर्ड होता है, जिसके अंदर एक किसान की समस्त भूमियों का ब्यौरा दिया होता है। और ये जो गिरदारी बोल रहा है, गिरदारी दोस्तों एक तरह का फसल सर्वे करने के लिए ये बनाया जाता है। ये साल में 2 बार होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? व्यावसायिक फसल, वर्ड याद रखेगा, व्यावसायिक फसल। व्यावसायिक मतलब सीधे सीधे बोल दिया नगदी फसल। ठीक है, जिसको बेचने के लिए बोया जाता है, तो फसल कौन सा है? गन्ना। वह कौन सा फसल है? गन्ना। गन्ना आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या यार नहीं पहुंचाओगे क्या? एक बार शेयर कर दो ना, जल्दी से शेयर कर दो, क्लास आपकी समाप्त होने वाली है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बताइए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइए धर्मेंद्र विक्रम सिंह जी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, नियुक्ति कौन करता है? फटाफट बताइए, फटाफट, ऑप्शन आना शुरू हो गया। बताइए ऑप्शन नंबर 2 क्या उत्तर है? नहीं पता? तो यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति। हालांकि उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो राज्य का राज्यपाल होता है वो भी अपनी सहमति देते हैं, लेकिन उसके अलावा जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति क्या हो जाएगा आपका? यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति ये नियुक्त करता है। इसको याद रखेगा, लेकिन किसके कहने पर? तो बता दिया गया आपको। पूसा बोल्ड, पूसा बोल्ड दोस्तों ये किसकी किस्म है? पूसा बोल्ड। ठीक है, पूसा बोल्ड या किसकी किस्म है? लिख रहा है धान, सरसों, गेहूं या अरहर की। जल्दी से बता दीजिए, धान, सरसों, गेहूं या अरहर किसकी किस्म है? पूसा बोल्ड। पूसा बोल्ड दोस्तों ये वैरायटी है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा ललित, यही पढ़ा था ना, ललित अमरूद की प्रजाति होती है। उसी तरह से पूसा जो है, चलिए पूसा के बारे में कुछ कहानी बता देता हूं। पूसा एक्चुअली में एक जगह का नाम है जो पड़ता है बिहार में। कहां पर पड़ता है? बिहार में। बहुत पहले दोस्तों बिहार में इस पूसा नामक जगह पर भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया। क्या बनाया गया? कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया गया। ठीक है, कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया गया। फिर घटना क्या घटी? घटना घटी ये कि 1935 में आ गया यहां पर भूकंप। ठीक है, और इस भूकंप में ये जो कृषि अनुसंधान परिषद की बिल्डिंग थी ये गिर गई। गिरने के बाद फिर क्या हुआ? फिर डिसाइड हुआ कि एक बार फिर से बिल्डिंग खड़ी कर दी जाए, लेकिन नहीं खड़ी किया गया और फिर इस पूसा वाली बिल्डिंग को ले जाकर बना दिया गया दिल्ली में। तो आज अगर हम बात करें, कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पर है? तो दिल्ली है, और दिल्ली वाली बिल्डिंग का नाम आज भी पूसा बिल्डिंग है। ठीक है, और उस पूसा बिल्डिंग से जिस वैरायटी की खोज होती है, चाहे वो धान में हो, तिलहन में हो, गेहूं में हो, उसके नाम के आगे पूसा वर्ड जोड़ दिया जाता है। तो आप इसको याद रखेगा, पूसा। तो पूसा बोल्ड जो है ये तिलहन की एक वैरायटी है। ज्यादातर बच्चे गेहूं बोल रहे हैं, गेहूं उत्तर नहीं होगा। तिलहन में वो भी सरसों की वैरायटी है, ये सरसों आपका हो जाएगा। पूसा बोल्ड किससे संबंधित है? ये सरसों की प्रजातियां हैं। इसके अलावा सरसों में और भी हैं, जैसे पूसा वरानी है, पूसा वरुड़ा है, पूसा महक है, पूसा अग्रणी है। ये सब याद रखेगा, ये सरसों की अलग अलग वैरायटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, अब ये पहले तो था दोस्तों, अब ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, इसका नाम भी बदल गया है, पंतनगर। अब तो ये उत्तराखंड में चला गया है, लेकिन देश का पूछा है, पहले उत्तर प्रदेश में था, उत्तराखंड में। ठीक है, तो याद रखेगा
उत्तर प्रदेश में था, तो उस समय यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। अभी उत्तराखंड में पंतनगर, पंतनगर में बना दोस्तों देश का पहला राज्य कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। अब इसका नाम पड़ गया गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत जी का नाम यहां पे जुड़ गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कब बना था? तो 1960 में बना था, ठीक है। 1960 में इसकी स्थापना किया गया था, 92 में जाके नाम इसका चेंज कर दिया गया। खरीफ ऋतु की फसलें हैं, खरीफ ऋतु, देखिए मैंने पहले बताया रवि और खरीफ। रवि में कौन कौन सा आ जाता है? गेहूं वगैरह आ जाएगा, ठीक है। खरीफ में कौन सा आ जाता है? धान आ जाता है, और क्या आ जाता है? धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ढैंचा हो गया। ढैंचा क्या होता है भाई? कोई बताए मेरे भाई, ढैंचा क्या होता है? चलिए एग्रीकल्चर की बात करें, ढैंचा बताइए क्या होता है। हाँ ठीक है, हमारे बीच में संदीप जी आज आपको ये बताएंगे ढैंचा क्या होता है, ठीक है। आ जाइए सर, आ जाइए, आ जाइए, आप ही बताइए, जानकारी है आपको ढैंचा के बारे में? आइए आइए, ठीक है, बताइए क्या। आ जाइए, सामने आ जाइए, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए क्या होता है ढैंचा। ढैंचा ये होता है, गांव में होता है। गांव में होता है? हाँ, अच्छा, और उसको बोया जाता है। सामने देखकर बोलिए, और लोगों बोया जाता है उसमें, जैसे ये हम लोग सुतरी उतरी नहीं काटते हैं। सुतरी काटते हैं, क्या होता है भाई? सुतरी काटा जाता है क्या कुछ? मतलब एक तरीके के रस्सी जो जानवरों को बांधते हैं, बरते हैं। हाँ हाँ। तो उसको क्या करते हैं वो लोग, बो देते हैं। बोने के बाद उसको पानी में पूरी तरीके से डुबो दिया जाता है। डुबो के जब वो पूरी तरीके से सड़ जाता है, तो उसको बाहर निकालते हैं कुछ दिन बाद। फिर उसका वो ऊपर से जो रस्सी होता है, रस्सी को पूरा ऐसे एक तरीके से उसको सन बोलते हैं हम लोग। अच्छा, सन बोलते हैं, अच्छा अच्छा। वही तो निकाल के फिर उसी को रगड़ा जाता है। चलिए चलिए, बहुत 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 अच्छी बात है। अरे और कुछ जानते हैं ढैंचा के बारे में? अच्छा, क्यों इसके बोने के पीछे रीजन क्या होता है? इससे क्या होता है कि जमीन जो बंजर हमारी होती है, उससे बोने से वो थोड़ा सा उपजाऊ हो जाती है। अच्छा चलिए, अब मैं आपको अपनी तरफ से कुछ कहानी बताता हूँ। होता क्या है कि किसान क्या करता है, बार बार खेती पे खेती करता रहता है, ठीक है। खेत को एक बार भी शांत रहने का मौका ही नहीं देता। एक बार गेहूं लगाया, जैसे गेहूं काटा, थोड़े दिन बीता नहीं, तुरंत धान लगा दिया, धान जैसे कटा कुछ और लगा दिया, करता गया करता गया करता गया। अरे तो जमीन के अंदर भी उसकी जो उर्वरा शक्ति होती है वो पनप नहीं पाती, वो जैसे बनती है तुरंत किसान ले लेता उसको, ठीक है। तो अब बात आती है कि किसान जमीन को कुछ समय के लिए अगर छोड़ दे, परती छोड़ दे, खाली छोड़ दे, तो जमीन अपने आप को थोड़ा उपजाऊ कर लेती है। बार बार बोने से उर्वरा शक्ति जमीन की कम हो जाती है, तो परती छोड़ने पे क्या हो जाएगा? परती छोड़ने पे जमीन अपने आप को मेंटेन कर लेती है। लेकिन अगर उसी परती के साथ इस ढैंचा को बो दिया जाए, तो ढैंचा जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला यहां पर फैक्टर याद रखेगा। तो किसान परती भूमि न छोड़ करके क्या कर देता है, वहां पर ढैंचा बो देता है, ताकि उसकी खेती फिर से क्या हो जाए, उसके खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो एकदम से बढ़ जाए। अगर वो खाली छोड़ता तो भी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती, ठीक है। लेकिन अगर ढैंचा बो दिया तो उससे क्या होगा, उसकी उर्वरा शक्ति और तेजी से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यह उर्वरा शक्ति के बढ़ाने का काम ही बताता है, जैसा कि अभी संदीप जी ने आपको बताया कि यह बंजर जमीन को क्या कर देता है, उपजाऊ में तब्दील करता है, या कोई जमीन जो बंजर हो रही होती है उसको बंजर होने से रोक लेता है, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां ज्वार बाजरा और ढैंचा आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करा धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? धान के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए। देखिए आपके सामने दोमट, बलुई, काली और जलोढ़ चारों ऑप्शन दे दिया, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर मैं बात करूं गेहूं की या धान की, ठीक है, तो हमारे देश में गेहूं और धान की खेती सबसे ज्यादा होती है। और हमारे देश में सबसे ज्यादा जो मिट्टी का प्रकार है, जो टाइप है, वो कौन सा टाइप है? तो याद रखिए, सबसे ज्यादा हमारे यहां जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। पूरे देश में 43% जमीन पर क्या पाया जाता है, ये जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और सबसे ज्यादा खेती भी किसका होता है? गेहूं धान का होता है। लेकिन यहां पर आप जलोढ़ उत्तर करके सही, ये गलती मत करिएगा, यहां पर जलोढ़ उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप कहानी सुन लीजिए क्यों नहीं होगा। यहां पर एक शब्द लिखा है सर्वाधिक। सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे ज्यादा, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किस मिट्टी में? तो याद रखें, अगर मिट्टी का प्रकार दोमट हो और वहां पर अगर धान की खेती की जाए और अगर चाहे जलोढ़ हो, तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन मिलेगा वो दोमट वाली से मिलेगा। तो इसका मतलब है कि सर्वाधिक उपजाऊ इसके लिए कौन सा हो जाता है? दोमट हो जाएगा। तो दोमट ही आप करिएगा, जलोढ़ मत करिएगा। अगर परीक्षा में ऑप्शन दोनों दे रखा है
तो ठीक है, तो याद रखेगा दोमट आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। आगे मैं फिर से आपसे 4 बजे कल रूबरू होऊंगा इसी तरह के टॉपिक्स को लेकर के, और आगे की चर्चाएं होंगी। जो लोग भी अलग अलग एग्जाम के लिए बोल रहे हैं, बहुत जल्द उनके लिए भी क्लासेस मैं दूंगा। मैंने आपसे कहा कि एक बार मुझे कंटिन्यू हो जाने दीजिए, मुझे 4-6 दिन पहले पढ़ा लेने दीजिए। आज अभी रिसेंट में जब मेरी क्लास स्टार्ट हुई तो आज मेरी चौथी क्लास है। इसके पहले मैंने 3 क्लास लिया यूपी स्पेशल पर, आज चौथी क्लास थी जिसमें ग्रामीण विकास की बात किया। ग्रामीण विकास की भी 3 ही क्लास होगी, ठीक है। 3 क्लास में पूरे ग्रामीण विकास को समेट के आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा, यानी 6 क्लास में पूरा यूपी स्पेशल और पूरा ग्रामीण विकास, दोनों अलग अलग किताबें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण विकास एक अलग पूरी किताब आपको पढ़नी पड़ती, यूपी स्पेशल की एक अलग किताब पढ़नी पड़ती, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन को समराइज करके बताया गया तो बहुत सारे फैक्टर आपको मिल गए होंगे, ठीक है। तो आप तैयार रहिएगा और फिर मिलते हैं कल 4 बजे, रेडी रहिएगा, ठीक है।